नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनी आजाद और आप देख रहे हैं एच लॉ कंसेप्ट्स। दोस्तों, आज हम नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट 2008 के सीरीज ऑफ लेक्चर्स के ऊपर ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है। तो आज हम इसमें जो हमने शुरू किया था कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना था कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एक्ट 2008 के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी। तो हमने देखा था इसमें टोटल 5 चैप्टर्स थे और टोटल 26 सेक्शंस थे। दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 1 जिसमें सेक्शन 1 एंड 2 होंगे, जिसका नाम है प्रिलिमिनरी, इसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें हम सेक्शन नंबर 1 एंड 2 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये एक्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एक्ट 2008, इसकी काफी सारी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज ये जो एक्ट है बहुत सारे एग्जाम के सिलेबस में आ सकता है। जैसे कई बार लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट निकलती है, वैकेंसी हो सकता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है इस डिपार्टमेंट में भी लॉ ऑफिसर्स की जो नियुक्ति वैकेंसी आ जाए। तो दोस्तों, एक और बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पंजाब जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें भी लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट निकलने वाली है। तो दोस्तों, ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब चैप्टर 1 के बारे में जानते हैं, जिसमें सेक्शन 1 एंड 2 आएंगे और जिसका नाम है प्रिलिमिनरी। दोस्तों, इसमें सेक्शन 1 एंड 2 को मैंने क्लासिफाई किया है। सेक्शन 1 में दो चीज बताई गई हैं, शॉर्ट टाइटल, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं इसका नाम, जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एक्ट 2008 में मैं बार बार बोल रहा हूं, यही इसका नाम जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये किसी भी एक्ट, कोई भी एक्ट हो, कोई भी कानून हो, उसका सबसे पहले सेक्शन में जो शॉर्ट टाइटल होता है, जो जिसमें उसका नाम बताया गया होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पीछे जाके बताया गया है इसका नाम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेक्शन 1 में सेकंड पार्ट में एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब ये कहां कहां तक लागू है, इसका विस्तार क्या है, हिंदी में विस्तार। तो यह कहां कहां तक, किस किस एरिया में इसका विस्तार होगा, कहां तक ये लागू होगा और किन किन पर्सन के ऊपर ये लागू होगा, किन किन पर्सन के ऊपर ये नहीं लागू होगा, हम अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बताया गया किन किन के ऊपर लागू होगा। तो दोस्तों, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं। दोस्तों, अब हम सेक्शन 1 के बारे में जानते हैं। सेक्शन 1 में दो सब सेक्शन है, 1 एंड 2। तो 1 सब सेक्शन में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ शॉर्ट टाइटल के बारे में बताया गया है। मैंने आपको पहले भी बोला कि शॉर्ट टाइटल जो है वो इसका हमने काफी बार रिपीट कर दिया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट 2008। तो दोस्तों, इसके अलावा सबसेक्शन 1 में कुछ और नहीं बताया गया है, सिर्फ नाम ही बताया गया है सेक्ट का। लेकिन जो सबसेक्शन 2 है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें इसका विस्तार बताया गया कि कहां कहां तक फैला हुआ है या किस किस के ऊपर ये अप्लाई होगा, किसके ऊपर ये अप्लाई। तो हम अब देखें कि ये कहां कहां तक अप्लाई होगा, कहां कहां तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, इसका इंडिया का जो यहाँ पे दो तरह के मीनिंग मिलते हैं। दोस्तों, एक तो स्टेबल इंडिया, जो कि स्थिर है, जो अपनी जगह पे खड़ा है। ठीक है, एक तो स्टेबल इंडिया। ठीक है, दूसरा दोस्तों फ्लोटिंग इंडिया, फ्लोटिंग एंड फ्लाइंग इंडिया। ठीक है, बेसिकली 3 तरह के इंडिया के बारे में बात की गई है। एक तो स्टेबल इंडिया, जो यहाँ पे है वहां पे है, क्योंकि जैसे लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ यहाँ पे है वहां पे है, दिल्ली यहाँ पे है वहीं पे है। तो पूरा इंडिया जो टेरिटोरियल एरिया वो वहीं पे खड़ा है, गोवा वहीं पे खड़ा है। तो वो तो हो गया स्टेबल, जहां पे भी कोई क्राइम होगा, ऑफेंस होगा, जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है। तो दोस्तों, उसमें स्टेबल इंडिया मतलब कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी कोई ऑफेंस होता है, वो ऑफेंस वेदर द ऑफेंस इज कमिटेड बाय सिटिजन और नॉन सिटिजन, उसको करने वाला चाहे सिटिजन हो चाहे सिटिजन ना भी हो, लेकिन वो इंडिया में हो रहा है तो वो स्टेबल इंडिया में हो रहा है, तो वो ऑफेंस माना जाएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी। दोस्तों, दूसरे तरह का इंडिया है फ्लोटिंग इंडिया, जैसे जो शिप्स हैं समुद्र में वो तैर रही हैं। तो दोस्तों, वो जो शिप्स हैं वो वहां पे जो शिप्स इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ, इंडिया के साथ जो रजिस्टर्ड शिप्स हैं, वहां पे चाहे वो क्राइम करे सिटीजन, चाहे वो नॉन सिटीजन करे, लेकिन वो इंडिया में रजिस्टर्ड शिप्स के ऊपर क्राइम हो रहा है, तो वो आ भी शेड्यूल ऑफेंसेस के बीच में आ रहा है। ठीक है, जैसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां पे कोई हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं। ठीक है,
टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, या वहां पे को टेररिस्ट छुपे पड़े हैं। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जैसे आईपीसी के चैप्टर नंबर 6 के ऑफेंसेस हैं। आईपीसी के चैप्टर नंबर 6 उसमें क्या है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट वाले जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860। तो दोस्तों इसमें कोई ऑफेंस फॉल कर रहा है, इसमें जैसे वो सेडिशन वाले आपने सुना ही होगा, देशद्रोह का जो आम बहुत ही प्रचलित है ऑफेंस, वो इसमें आए। आपको सारा पता है कि वो कन्हैया कुमार बहुत ही फेमस एक पॉलिटिशियन है और सोशल वर्कर भी हैं, तो उनके खिलाफ सेडिशन का मामला हुआ था, वो चैप्टर नंबर 6 में आएगा, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन वैसे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को करनी चाहिए इस एक्ट के मुताबिक। उसके बाद फ्लाइंग इंडिया मतलब जो जहाज, जो एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट है, वो जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और एरोप्लेन के ऊपर जैसे हाईजैक हो जाता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई, हाईजैक हो गया, तो वो प्लेन के ऊपर ऑफेंस हो रहा है, तो प्लेन में ऑफेंस हो रहा है, तो वो फ्लाइंग इंडिया हो गया, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही करेगी, क्योंकि वो एक शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो इस एजेंसी के थ्रू होनी चाहिए, इस एक्ट के थ्रू। तो दोस्तों उसके बाद 3 तरह का हमने इंडिया देख लिया। इसमें मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो स्टेबल इंडिया है, आपको मैंने बताया, फ्लोटिंग इंडिया है, आपको बताया, फ्लाइंग इंडिया है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड ये दोनों शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हैं। तो इसमें अगर कोई ऑफेंस होता है तो ऑफेंस करने वाला या जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, उसमें यही एक्ट अप्लाई होगा और इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही। तो दोस्तों हमने सेक्शन 1 की सबसेक्शन 2 के बारे में जाना, वहां पे देखा था हमने कि ये जो एक्ट है ये होल ऑफ स्टेबल इंडिया, होल ऑफ फ्लोटिंग इंडिया एंड होल ऑफ फ्लाइंग इंडिया, ये इसके तीनों तरह के इंडिया के ऊपर ये अप्लाई होगा। यानी यहाँ पे भी ये ऑफेंस होगा किसी के द्वारा भी किया जाए, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन, तो जो करने वाले चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन, या किसके खिलाफ किया गया वो चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, तो ये एक्ट लागू होगा। तो एजेंसी जो ये वाली एजेंसी है वही इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। तो दोस्तों इसके अलावा सेक्शन 1 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए में इंडिया के विदिन तो आपको मैंने ये बता दिया, लेकिन ये अब बाहर के इंडिया के बारे में है, इंडिया से बाहर दोस्तों, उसमें अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हो, लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में फॉरेनर की कोई ऑफेंस करता है, शेड्यूल्ड ऑफेंस में आने वाला, डिफाइन होने वाला ऑफेंस, लेकिन कर कौन रहा है, फॉरेन कंट्री का फॉरेनर, और जिसके खिलाफ कर रहा है वो भी फॉरेनर है, तो ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया कि इंडिया के सिटीजन ऑफ इंडिया का जो आउटसाइड इंडिया में है, या तो वो ऑफेंस कर रहा है या उसके खिलाफ ऑफेंस हो रहा है और वो ऑफेंस शेड्यूल्ड ऑफेंस में आता है, तो ये वाली एजेंसी ही इन्वेस्टिगेशन करेगी उसमें भी। तो दूसरी बात, इसी सबसेक्शन के क्लॉज बी में ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई चाहे वो यूनियन को हो या फिर वो स्टेट के हों, तो वो अगर इंडिया में हैं चाहे वो नहीं है, इंडिया से बाहर भी हों, तो उनके ऊपर भी ये एक्ट लागू होगा। अगर वो शेड्यूल्ड ऑफेंस करेंगे तो वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, तो उनके ऊपर ये एक्ट लागू। सेक्शन